वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज की क्लास में मैं केमिस्ट्री के वीपीआई क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके पैरामेडिकल की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों, क्लासेस पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश से भी जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइज, देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन एक परिवर्ती ध्रुवन घूर्णन प्रदर्शित नहीं करता? प्लस लैक्टोज या प्लस माल्टोज, माइनस फ्रैक्टोज या प्लस सुक्रोज। जल्दी से बताना है यहाँ पे कौन एक परिवर्ती ध्रुवन घूर्णन प्रदर्शित नहीं करेगा। जी हाँ, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। तो जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी प्लस सुक्रोज। जी हाँ, जी हाँ, याद रखना है, प्लस सुक्रोज एक डाइसैक्राइड है जो परिवर्ती ध्रुवन घूर्णन प्रदर्शित नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ गाइज। चलिए बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है, ध्यान रखना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पैरामेडिकल के एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। बच्चों, इस चैनल पे जो भी क्वेश्चन करवाया जाता है, चाहे फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, सभी जेन्युइन क्वेश्चंस रहते हैं और लेवल जो रहता है एग्ज़ाम में क्वेश्चनों का यही रहता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा अभिकर्मक एसिटेमाइड के साथ CH3NH2 का उत्पाद करेगा? यानी देखिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है बच्चों, है ना, यहाँ पर कौन सा अभिकर्मक होगा जो एसिटेमाइड के साथ रिएक्शन करके, है ना, कौन सा ऐसा अभिकर्मक होगा जो एसिटेमाइड के साथ रिएक्शन करके जो है CH3NH2 का उत्पाद बनाएगा? तो बच्चों, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा गाइज? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे एसिटेमाइड, इसका जो केमिकल सूत्र होता है वो क्या होता है गाइज? देखिए CH3CONH2। ठीक है, हाँ जी। तो जब ये रिएक्शन करेगा आपका किसके साथ? Br2 प्लस NaOH, है ना, यानी ये क्या है हमारा? ये हमारा एसिटेमाइड है। तो ये जब रिएक्शन करेगा इसके साथ NaOH Br2 के साथ, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, क्या उत्पाद बना देगा गाइज? ये हमारा CH3NH2 बना देगा। ठीक है, हाँ जी, और भी कई सारी चीज़ें बनेंगी, फिलहाल जो है आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट रिपीट होते हैं बच्चों। इक्वेशन में बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। बस इतना जानना है आपको कि अगर हमारा एसिटेमाइड है ना, अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या उत्पाद बनाएगा? CH3NH2 का उत्पाद बना देगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, कोरोसिव सब्लिमेट किसे कहते हैं? किसे कहेंगे सर? SnCl2 को, या Hg2Cl2 को, HgCl2 को, या SnCl4 को? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे कोरोसिव सब्लिमेट ये किसे कहा जाता है? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी HgCl2, देन आपका आंसर सही है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, HgCl2 को इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, इसको ना मर्क्यूरी क्लोराइड भी आप लोग कह सकते हो। ठीक है, लिख लीजिए इसको, क्या है ये? मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद जो है हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ गाइज। चलिए बच्चों, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इक्विलिब्रियम से है, साम्यावस्था से है। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। बोल रहा है अभिक्रिया 2A प्लस बी साम्यावस्था पर है 3C प्लस डी को दोनों अभिकारकों के 1 मोल सांद्रता से प्रारंभ की गई, तो साम्यावस्था पर डी की सांद्रता जो है 0.25 मोल पाई गई। तो के इक्वेशन यानी केसी का मान आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए गाइज, यहाँ पे आपको ना रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, यानी 2A जो कि गैसीय अवस्था में है और ये रिएक्शन करेगा B के साथ, ये भी गैसीय अवस्था में, और ये इक्विलिब्रियम पे है, और ये किसका निर्माण करते हैं? 3C और D का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे गाइज प्रारंभ में देखिए ये वाला चीज़ जो होता है ना, ये वाला ये अभिकारक होता है और इधर वाला जो है हमारा उत्पाद होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है
ठीक है गाइस, यहाँ पे ध्यान से समझना है कि प्रारंभ में जो अभिकारक ए और बी है इसकी सांद्रता जो है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कितना, 1 है, दिया गया है ना बच्चों। यानी यहाँ पे बोला गया है कि जो अभिकारक है वो 1 मोल है, दे रखा है। तो यहाँ पे प्रारंभ में जो अभिकारक है ए और बी की सांद्रता जो है 1-1 दी गई है, यानी बोल सकते हो प्रारंभ में। ठीक है, तो प्रारंभ में यहाँ पर अभिकारक ए और बी की जो सांद्रता है 1-1 दी रखी है, यानी ये भी 1 है, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रारंभ में उत्पाद तो बना होगा नहीं बना होगा ना भाई, प्रारंभ में उत्पाद तो बना होगा नहीं, क्योंकि अभिक्रिया तो आरंभ हुई नहीं है। तो इसीलिए सी और डी की जो रासायनिक सांद्रता होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, क्योंकि अभी उत्पाद नहीं बना है, क्योंकि अभिक्रिया स्टार्ट हुई ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद साम्य अवस्था पर बात करेंगे, साम्य अवस्था पर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए गाइज, अब यहाँ पे साम्य अवस्था पर जो डी की सांद्रता दी गई है वो कितनी दी गई है, 0.25 दे रखी है। ठीक है ना। तो अब यहाँ सी का जो है, देखिए सी का 3 मोल है। ठीक है, तो करना क्या है, 0.25 में 3 से गुना कर दोगे तो सी का भी पता चल जाएगा, यहाँ पर सी की भी सांद्रता पता चल जाएगी। तो 0.25 में आप हाँ गुना कर दीजिए 3 से, क्योंकि सी का 3 मोल है। तो 0.25 में 3 से गुना कीजिएगा तो ये 0.75 आ जाएगा। आया बात? हाँ जी, समझ में आ गया। यानी यहाँ पे डी की सांद्रता आपको दे रखी थी 0.25, तो हम लोगों ने जो है बच्चों सी की भी सांद्रता निकाल ली, क्योंकि सी का 3 मोल है। तो 0.25 में 3 से गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे बी जो है, बी का क्या है, 1 मोल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, पहले से अंडरस्टूड है। तो बी का जो 1 मोल है, ठीक है, बी का 1 मोल है, तो बी के 1 मोल में से हम लोग डी का 0.25 को घटा देंगे, यानी बी का जो 1 मोल है इसमें से हम लोग जो है 0.25 को घटा लेंगे। ठीक है, 0.25 को घटा लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 0.25 की कमी आ रही है, इसीलिए जो है बी का 1 मोल था, इसमें से हम लोगों ने डी के 0.25 में से इसको घटा लिया। ठीक है, इसको घटा लेंगे। और ठीक इसी प्रकार जो है यहाँ पे ए की जो मोलर सांद्रता है इसमें भी कमी आ रही है। ठीक है, यानी ये 1 था, ठीक है, यहाँ पर 1 है। अब 1 में से घटा लेंगे, देखिए यहाँ पे ए का ना 2 मोल है, ए का 2 मोल है, और यहाँ पे बी जो है कितना था, यहाँ पे 0.25 था। तो 0.25 में अब 2 से गुना करेंगे, क्योंकि ए का 2 मोल है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर जो है कि मोलर सांद्रता क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है गाइज, यहाँ पे देखिए 0.25 था ना, तो 0.25 था, लेकिन ए का 2 मोल है तो गुना कर देंगे। तो 0.25 में 2 से गुना करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब आपको पता चल गया। अब यहाँ से ए की मोलर सांद्रता निकाल सकते हो, बी की मोलर सांद्रता, सी की मोलर सांद्रता, डी की मोलर सांद्रता निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब 1 में से 0.50 जाएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ से 0.50 आ गया, यानी ए की मोलर सांद्रता इतनी आ गई। बी की भी, तो 1 में से आप घटा लो, 0.25 को, तो कितना आ जाएगा सर, ये बी की मोलर सांद्रता कितनी आ जाएगी, बताओ जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे। हाँ जी, 1 में से 0.25 को घटाइएगा तो 0.75 मोल आ जाएगा। ठीक है, और सी तो पता ही है आपको 0.75 है, डी भी पता ही है 0.25 है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है आपको के इक्वेशन निकालना है, यानी केसी का व्यंजक निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो केसी बराबर क्या लिखते हो, तो केसी बराबर क्या होता है बताइए, सूत्र क्या होता है। तो देखिए, साम्य अवस्था पर उत्पाद सी की सांद्रता की घात 3 है ना, साम्य अवस्था पर उत्पाद सी की सांद्रता का घात 3, और फिर गुना में जो है यहाँ पे डी की सांद्रता, और फिर अपॉन में जो है अभिकारक ए की सांद्रता का घात 2, और फिर गुने में बी की सांद्रता। ये हमारा इक्वेशन होता है। तो अब यहाँ से जो है आप केसी निकाल सकते हो। ठीक है, तो केसी बराबर जो है, देखिए यहाँ पर सी की सांद्रता का पावर 3 था, तो सी कितना है यहाँ पे 0.75 था, तो 0.75 की सांद्रता इसका पावर 3, और डी कितना है सर, डी हमारा 0.25 है,
तो 0.25 कर दीजिए, और अपॉन में ए की सांद्रता का पावर 2 है, तो ये कितना हमारा 0.50 है, तो 0.50 और 0.50 इसकी सांद्रता और इसका पावर जो है 2 हो जाएगा। गुने में भी कितना है सर, 0.75 है। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे। ये ऑप्शन आपको किस में नज़र आ रहा है गाइस? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर यदि आप लोग बता रहे हैं सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी बता रहे हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बी, क्योंकि देख सकते हो हमारा आंसर यही आया है, यानी यहाँ पर केसी का व्यंजक जो है यही आया है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन दोनों कई प्रोटोनों और वल्कनित रबड़ की संरचना में शामिल है। देखिए बच्चों, डायरेक्ट आपको बताना होगा, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर होगा। कौन दोनों कई प्रोटोनों और वल्कनित रबड़ की संरचना में शामिल होता है, आइसोप्रीन संरचना, या SS बंध, या H बंध, या मिथायोनिन एक अंश की तरह। जल्दी से बताएंगे। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है यहाँ पे कि SS बंध जो है प्रोटीन और वल्कनित रबड़ की संरचना में शामिल होता है। चलिए गाइज, इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, कॉटन का कितना अंश सेल्यूलोज है, बताना है। 25%, 53 से 65%, 67 से 72%, या 90 से 95%। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे यहाँ पे, कॉटन का कितना अंश जो है सेल्यूलोज है। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे जी। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे कॉटन का कितना अंश सेल्यूलोज है। तो जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर डी यदि आप लोगों ने जवाब दिया है देन आपका आंसर सही है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा, यानी कॉटन का 90 से 95% जो अंश होता है वो सेल्यूलोज का होता है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ गाइज। चलिए गाइज, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, यदि बैरियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन का pH 12 है तो इस लवण का KSP कितना है, यानी विलयता गुणनफल आपको बताना है यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, हाँ जी। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए ध्यान से आपको समझना होगा बच्चों। तो देखिए गाइज, सबसे पहले जो है हमको यहाँ पे pH दे रखा है, pH। ठीक है, pH कितना दे रखा है, यहाँ पे 12 दे रखा है। ठीक है, pH हमको 12 दे रखा है, और हम जानते हैं एक सूत्र कि pH प्लस POH ये बराबर होता है किसके, 14 के। एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। तो pH आपको पता है 12 है, तो यहाँ से POH निकल जाएगा, तो 12 प्लस POH बराबर में 14। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि POH जो है 14 में से 12 जाएगा, 14 में से 12 को घटा देना है, तो POH जो है हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर POH 2 आ गया। अब यहाँ से एक और सूत्र होता है POH का लॉग के फॉर्म में, वो क्या होता है, POH बराबर में माइनस लॉग। ठीक है, माइनस लॉग OH माइनस आयन की सांद्रता। ठीक है, ये एक और सूत्र होता है, POH बराबर जो है माइनस लॉग OH माइनस आयन की सांद्रता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर POH कितना आ गया, POH आपका 2 आया है, तो 2 कर दीजिए, और बराबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH माइनस आयन की सांद्रता। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, है ना, अब यहाँ से देखिए हल करने पर, यहाँ से हल करने पर जो है आपको OH माइनस आयन की सांद्रता पता चल जाएगी। कब, जब आप प्रति लॉग लीजिएगा, यानी देखिए इसका आधार जो है ना, ये लॉग 10 हो जाता है, यहाँ पे लॉग 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस लॉग 10 हो जाएगा, आधार 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग लेने पर इसका आधार 10 होता है, तो यहाँ से OH माइनस आयन की सांद्रता का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 10 के पावर माइनस 2, 10 है और यह इसका पावर माइनस 2 में चला जाएगा। ठीक है, तो OH माइनस आयन की सांद्रता ये बराबर हो जाएगी 10 के पावर 2 के। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से जो है बच्चों, अब यहाँ से हमें बैरियम हाइड्रोक्साइड को अपघटित करना होगा, यानी ये हमारा BaOH का ट्वाइस है। तो अब इसे जो हम अपघटित करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये Ba +2 और प्लस में 2OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि इसकी विलयता जो है शुरू में क्या थी, शुरू में S थी इसकी विलयता, और ये भी S रहेगी, और ये हमारा 2S हो जाएगी। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे OH का 2 मोल है, इसलिए 2 कर देना और ये S का S कर देना, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू था शुरू में S थी, ये भी S थी और ये 2S थी। ओके गाइज, तो अब यहाँ से अगर मैं पूछूँ, यहाँ से OH माइनस N की सांद्रता जो है ये किसके बराबर हो जाएगी, देखिए OH माइनस N की सांद्रता ये बराबर हो जाएगी 2S के, ठीक है, ये बराबर हो जाएगी 2S के। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे OH माइनस का वैल्यू कितना है, 10 के पावर माइनस 2 है, तो ये यहाँ पे 10 के पावर माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आप S निकाल सकते हो, तो S बराबर कितना हो जाएगा, यानी 10 के पावर माइनस 2 बटा में 2, यानी S बराबर जो है यहाँ से आपको पता चल जाएगा गाइज, ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। इतने को सॉल्व करोगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना आपको KSP निकालना है। क्या निकालना है गाइज, KSP निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो अब यहाँ से देखिए आपको जो है KSP निकाल, तो अब देखिए गाइज यहाँ पे आपको जो है KSP निकालना है। तो KSP बराबर क्या होगा, यानी ये हमारा Ba+2 की सांद्रता हो जाएगी और फिर गुने में जो है OH माइनस N की सांद्रता और इसका पावर जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है KSP आपको फाइंड आउट करना है। तो KSP देखिए यहाँ पे Ba+2 कितना है, देखिए Ba+2 इसका S है, वैल्यू S कर देंगे। यहाँ पे OH माइनस N की सांद्रता जो इसका पावर 2 है, ये कितना है सर, ये हमारा क्या है, देखिए तो OH देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पे बच्चों आप लोग को नज़र आ रहा होगा, देखो OH जो है OH माइनस आयन की सांद्रता 2S है, तो 2S कर देंगे और इसका पावर जो है 2 कर देंगे, ठीक है। देखिए बन चुका है। तो यहाँ से KSP जो है कितना आ जाएगा आपका, ये 2 का पावर 2 करोगे 4 हो जाएगा, 4S3 आ जाएगा, 4S3 आ जाएगा। तो KSP बराबर में 4 गुने में S के पावर 3 कितना है, तो S कितना है, S हमारा 5 इंटू 10⁻³ है, 5 इंटू 10⁻³ और इसका पावर जो है 3 कर देंगे क्योंकि S का पावर 3 है ना। तो जब इतने को सॉल्व कीजिएगा ना, तो KSP कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 5 गुने 10 के पावर -7 मोलरता का क्यूब, ठीक है। यह जो है हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर जो है B आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गाइस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, डाउन की विधि से इसे प्राप्त किया जाता है, किसे, सोडियम को, एल्युमिनियम को, कॉपर को या सिल्वर को। सभी बच्चे बताएंगे डाउन की विधि से जो है किसे प्राप्त किया जाता है। तो जी हाँ, सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी सोडियम। डायरेक्ट याद कर लेना है यहाँ पे कि जो सोडियम है इसको डाउन की विधि से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसके बाद जो है गाइज अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एसिटोफिनोन है एक, ये क्या है, अम्ल है, कीटोन है, ईथर है या एमाइड है। सभी स्टूडेंट बताएंगे ये क्या है हमारा एसिटोफिनोन, ये क्या है। तो जी हाँ बच्चों, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कीटोन, ठीक है। तो एसिटोफिनोन जो है ये एक कीटोन होता है, कीटोन की श्रेणी में आता है, आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे अगला प्रश्न है गाइज। चलिए बच्चों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, वैलियम है क्या है, पीड़ाहारी है, प्रतिरोधी है, प्रतिहिस्टामिन है या प्रशांतक है। जल्दी से बताएंगे, यहाँ पे सभी स्टूडेंट बताएंगे फास्ट, सभी स्टूडेंट बताएंगे यहाँ पे वैलियम जो है क्या है बच्चों। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर हाँ जी डी प्रशांतक, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे वैलियम जो है एक प्रशांतक औषधि है जो चिंता को दूर करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। चिंता, टेंशन वगैरह दूर करना होगा तो इस औषधि का जो है यूज किया जाता है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्लिसरॉल को HI के अधिकय के साथ अभिकृत करने पर उत्पाद होता है, क्या उत्पाद देगा, 2-आइडोप्रोपेन या एलिल आयोडाइड या प्रोपेन या ग्लिसरॉल ट्राई आयोडाइड। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल है, प्रश्न यही है कि ग्लिसरॉल जब जो है HI के साथ रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो ये क्या उत्पाद देगा। तो आइए इसका रिएक्शन करवाते हैं बच्चों। ग्लिसरॉल का जो केमिकल फार्मूला होता है वो तो आप लोग को मालूम ही होगा, C3H8O3 होता है। क्या होता है, C3 है ना, H8O3 होता है। लेकिन हम इसका ना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनता है गाइज वो कुछ इस प्रकार का होता है, यानी CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। फिर यहाँ से जो है सिंगल बॉन्ड जो है CH सिंगल बॉन्ड OH
और फिर यहाँ से जो है सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाता है और सिंगल बॉन्ड OH हो जाता है। ठीक है, तो जब इसका रिएक्शन जो है HI के साथ करवाएंगे, HI के साथ करवाना है। ठीक है, तो ये हमको क्या देगा सर, ये हमको CH3 सिंगल बॉन्ड I और फिर यहाँ से जो है सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा और यहाँ से जो है सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों 2 आयोडो प्रोपेन होता है। ठीक है, इसको जो हम लोग क्या पढ़ते हैं गाइस, 2 आयोडो प्रोपेन, 2 आयोडो प्रोपेन कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, एस्बेस्टॉस है एक, क्या है ये एस्बेस्टॉस जो है, एस्बेस्टॉस ये क्या है, कार्बोनेट है, ऑक्साइड है, सिलिकेट है या सल्फाइड है? जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे यहाँ पे, एस्बेस्टॉस जो है ये क्या है, कार्बोनेट है, ऑक्साइड है, सिलिकेट है या सल्फाइड है? तो बच्चों ये हमारा ना, हाँ जी क्या है ये हमारा एक सिलिकेट खनिज होता है। ठीक है, सिलिकेट खनिज है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सी जो है सही जवाब हो जाएगा आपके इस प्रश्न का। चलिए बच्चों इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, एक कीटोन का क्लेमेंसन अपचयन जो है इसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? जिंक Hg HCl या Li या AlH4 या H2PT या ग्लाइकोल प्लस KOH द्वारा। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, सभी स्टूडेंट बताएंगे। यहाँ पे यही बताना है गाइस कि यहाँ पे जो कीटोन का क्लेमेंसन अपचयन है किसके द्वारा होता है? तो बच्चों ये जिंक और Hg प्लस HCl। ठीक है, हाँ जी, तो याद रखना है यहाँ पे जिंक हो जाएगा, Hg यानी पारा हो जाएगा हमारा और HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो एक कीटोन का जो क्लेमेंसन अपचयन है इन तीनों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव से एक विलयन में इसका किसका उपस्थित होना पता लगाया जा सकता है? सभी स्टूडेंट बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा सर? हाँ जी, यानी टिंडल प्रभाव आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो टिंडल प्रभाव से एक विलयन में जो है किसका उपस्थित होना पता लगाया जा सकता है? तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी कोलाइडी कण, देन आपका आंसर सही है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो टिंडल प्रभाव है, तो टिंडल प्रभाव से विलयन में कोलाइडी कण होने का पता जो है लगाया जा सकता है। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव से विलयन में जो है कोलाइडी कण होने का पता लगाया जा सकता है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला क्वेश्चन है गाइज, संपर्क विधि जो है ये किसके उत्पादन के लिए होती है? संपर्क विधि ये इसके उत्पादन के लिए होती है, HNO3, HCl, H2SO4 या NH3? हाँ जी बिल्कुल फास्ट बताएंगे। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, H2SO4 ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, NH3 हमारा अमोनिया गैस हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो जी हाँ गाइज, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी H2SO4, देन आपका आंसर सही है। तो संपर्क विधि जो है H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होती है। यहाँ से लिखना चाहो लिख सकते हो कि हमारा जो संपर्क विधि है, ठीक है, संपर्क विधि, तो यहाँ से संपर्क विधि जो है H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होती है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करना होगा तो संपर्क विधि उपयोग में लाई जाती है। तो संपर्क विधि H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, कौन एक प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय बताना है कौन सा हो जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे प्रतिचुंबकीय कौन सा हो जाएगा इन चारों में से। देखिए ऑप्शन नंबर ए है Ni और फिर ब्रैकेट में Cn का 4 और फिर बिग ब्रैकेट में इसका पावर 2- है, और दूसरा ऑप्शन है CuCl4 का पावर 2- और तीसरा ऑप्शन है COFC और ब्रैकेट में इसका पावर जो है 3 का माइनस है, और ऑप्शन नंबर डी है NiCl4 बिग ब्रैकेट में और इस पूरे का पावर जो है 2- है। बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा, प्रतिचुंबकीय कौन सा हो जाएगा? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, काफ़ी बच्चे जवाब दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, यानी Ni स्मॉल ब्रैकेट में Cn और इसका फोर्थ है और बिग ब्रैकेट में और इस पूरे का पावर जो है बच्चों 2 माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे ना इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति होती है, इसीलिए जो है ये प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ गाइस। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है NH4 का ट्वाइस Cr2O7 को तापित करने पर उत्पाद होता है। यानी देखिए बच्चों, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि NH4 का ट्वाइस और Cr2O7 इसको जब अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो बच्चों क्या क्या बन सकता है यहाँ पे, तो देखिए N2 यानी नाइट्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, और यहाँ से Cr2O3 बनेगा और साथ ही साथ बच्चों H2O यानी 4H2 हो जाएगा। बैलेंसिंग कीजिएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या गिवन है गाइस। ऑप्शन में देख सकते हो N2 दिया हुआ है, ऑफ कोर्स दिया हुआ है, तो N2 यानी नाइट्रोजन गैस जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि Cr2O3 नहीं दिया हुआ है और H2O जैसा भी नहीं दिया हुआ है, केवल N2 दिया हुआ है। और हमको पता है कि जब हम NH4 का ट्वाइस Cr2O7 को हिट करेंगे तो हमें जो है ये सभी चीज़ें मिलेंगी। तो ये सभी चीज़ों में से हमको केवल N2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है कच्चे लोहे में क्या अधिकतम मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस या मैग्नीज। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे कच्चे लोहे में है ना अधिकतम मात्रा में जो है अशुद्धि के रूप में क्या उपस्थित रहता है गाइस। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है कार्बन देन आपका आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कार्बन की जो मात्रा होती है वो अधिकतम होती है। ठीक है, कच्चे लोहे में अशुद्धि के रूप में। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है Al2SO4 3 अनंत तुलना पर तुल्यांकी चालकता क्या होगी इसकी, यदि लेमडा Al3+ आयन और लेमडा SO4 2- इन आयनों के इस प्रकार के मान को दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे जो है ना आपको तुल्यांकी चालकता बतानी है क्या होगी। ओके गाइस, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको Al2SO4 3 दिया गया है। ठीक है, Al2SO4 3 दिया गया है, तो अगर आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा गाइस, तो ये हो जाएगा 2Al3+ आयन और फिर प्लस में जो है ये हो जाएगा 3SO4 2-। ठीक है, यानी अगर हम लोग Al2SO4 3 को ब्रेक किए तो ये हो जाएगा 2Al3+ और फिर प्लस में 3SO4 2-। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, चूँकि यहाँ पे तुल्यांकी चालकता यहाँ पे लिखना है कि जो तुल्यांकी चालकता है, तुल्यांकी चालकता केवल आयनों के लिए दी जाती है, केवल आयनों के लिए ही, केवल आयनों के लिए ही दी जाती है। यानी देखिए अगर इसका कॉफिशिएंट जैसे 2 है, इसका 3 है ना, जैसे Al का कॉफिशिएंट 2 है, SO4 का कॉफिशिएंट 3 है, तो इस पर ये निर्भर नहीं करेगी, इसके लिए नहीं दी गई है। यानी तुल्यांकी चालकता जो है केवल आयनों के लिए दी जाती है, तो आयनों के लिए दी जाएगी। तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से Al3+ हो जाएगा और साथ ही साथ जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में SO4 2- हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, समझ गए ना। अब इसके बाद जो है इसके आगे, इन दोनों के आगे जो है लेमडा आपको लगा देना है, लेमडा यानी जो सिंबल दिया हुआ है इस प्रकार से लेमडा का सिंबल है ये भी। ठीक है, तो लेमडा इसके आगे लगा देना है और इसके आगे भी जो है लेमडा कर देना है, तो यही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यानी लेमडा Al3+ हो जाएगा और फिर प्लस में जो है लेमडा SO4 2- हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर देखिए तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ गाइज। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी H4P2O5, H4P2O6 और H4P2O7 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः है। ठीक है, तो आपको पहले इसका निकालना होगा, फिर इसका
फिर इसका जो है ऑक्सीकरण अवस्था निकालना होगा, तभी पता चलेगा। ठीक है, तो आइए मैं सबसे पहले इसका निकाल लेता हूँ बच्चों, H4P2O5 का। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छा तरीका मैं बताऊंगा बच्चों। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 4 है। फास्फोरस के कितने परमाणु हैं, 2 है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 5 है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु हैं पहले उसको लिखिए, यानी 4 हो जाएगा। फिर गुना का सिंबल दीजिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो +1 होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, +1। ठीक है, अब फिर बीच में प्लस का साइन दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फास्फोरस, फास्फोरस यानी इसी का तो निकालना है, तो फास्फोरस के परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, और फिर गुना में निकालना तो यही है, तो x कर देंगे। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पे प्लस में। अब देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, तो 5 है सर, तो 5 करेंगे, और फिर गुना में जो है, ठीक है, यहाँ पे गुना कर देना है। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है सर, तो ये भी मालूम होना चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या शायद आपको निकालने आता होगा, कितनी होती है ऑक्सीजन की, तो -2 होते हैं, तो -2, और ये बराबर हो जाता है सब जीरो के। ठीक है, इतने को ही सॉल्व कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये देखो तो 4 गुने +1 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में ये 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 गुने -2 यानी -10 हो जाएगा, बराबर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है 2x बराबर जो है कितना हो जाएगा, 10 -4, यानी x बराबर जो है आपका यहाँ से +3 आ जाएगा। कर लोगे x बराबर +3 जो है आपको पता चल जाएगा। तो हमने इसी तरह से जो है H4P2O5 का निकाल लिया +3। अब इसी तरह से गाइस जब आप लोग इसका भी निकालोगे, यानी H4P2O6, तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना आ जाएगा, आप लोग निकालिएगा, इसका +4 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से जब आप लोग इसका निकालोगे H4P2O7 का, तो इसका जो है ऑक्सीकरण अवस्था कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो कितना हो गया आंसर देखिए, तो +3 +4 +5, 3 4 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा होगा, तो बच्चों अगर आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो आज की क्लास का फीडबैक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी तो मैं इसी तरह की सीरीज़ जो है कंटिन्यू रखूँगा, यानी मैं 10 से 15 क्लासेस दे दूंगा ऐसी केमिस्ट्री में, जिससे आपको फ़ायदा हो सके आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में नई जोश नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।